आपके शहर की खबरों का। इस खास बुलेटिन में आपको सिर्फ बड़े शहरों महानगरों की ही खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि आपके शहर आपके कस्बे की आज कौन सी खबर बड़ी रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं शहर शहर खबर की। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माणों के अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू हुआ नगर निगम का बुलडोजर आज शाहीन बाग तक पहुंच गया। शाहीन बाग में आज सुबह भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और बुलडोजर बिना चले ही वापस लौट गया। इस बीच शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए आज शाहीन बाग में भारी संख्या में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही आम आदमी पार्टी से स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंच गए और इस कार्रवाई को गलत बताया। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मस्जिद के सामने एक शौचालय था जिसे मैंने अपने पैसे से हटवाया। पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है एमसीडी वाले मुझे बताएं, मैं खुद हटवा दूंगा। ये यहाँ आकर माहौल खराब कर रहे हैं और राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए 3 दिन पहले मैं निकला था, मैंने पूरे इलाके का इंक्रोचमेंट साफ कराया। मैं खुद आया, लोगों ने मेरे आह्वान पर अपने जो फुटपाथ थे वो तोड़ लिए, अपना जो दुकानें थी पीछे कर ली। अब एमसीडी क्यों आई है? एमसीडी सिर्फ माहौल खराब करने आई है। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के दौरान चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बुलडोजर वापस लौट गया। शाहीन बाग से जसोला तक अवैध कब्जों को हटाने के लिए इलाके में आज एक बार भी बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे ही शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा, स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और बुलडोजर के एक्शन का विरोध करने लगे। हालांकि पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी थी। दरअसल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की टीम आज शाहीन बाग जी ब्लॉक से जसोला तक अभियान चलाने वाली थी, मगर बुलडोजर से आज एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सिर्फ निगम के कर्मियों ने हाथों से कुछ कब्जों को हटाया। काशी में जारी बवाल के बीच श्रृंगार गौरी पूजन केस में नया मोड़ आ गया। 5 याचिकाकर्ताओं में से एक ने केस वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 5 वादियों में से मुख्य वादी राखी सिंह आज अपना केस वापस ले सकती हैं। राखी सिंह के अलावा 4 वादियों में सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने यह साफ कर दिया है कि केस वापस लेने का उनका कोई इरादा नहीं है और वो आखिरी सांस तक इस केस को लड़ती रहेंगी। केस यथास्थिति चलता रहेगा या उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है? नहीं, चलता रहेगा। जैसे भी बदलाव होगा ये न्यायालय करे। वहीं दूसरी तरफ सर्वे के अदालती आदेश को लेकर सियासी पारा हाई। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे का आदेश देने के कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। इस वक्त ओवैसी के निशाने पर बीजेपी भी है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। ओवैसी लगातार बीजेपी पर वार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का पलटवार भी जारी है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि कुछ लोग ज्ञानवापी मस्जिद में दफन सच्चाई के बाहर आने से घबरा रहे हैं, इसीलिए वो सर्वे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर स्वयं बाबा विश्वनाथ का जो शिवलिंग विराजमान था उसको ध्वस्त कर दिया गया था और वहाँ के ऊपर ये ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। ज्ञानवापी को लेकर जो सियासी घमासान मचा है उस सब के बीच सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट याचिका दायर कर ताजमहल के इतिहास के सच को सामने लाने के लिए तथ्यों की जानकारी करने वाली एक कमेटी के गठन की मांग की गई है। शनिवार को दायर की गई याचिका में इतिहास को स्पष्ट करने के लिए ताजमहल के 22 बंद कमरों को भी खोलने की मांग की गई है। याचिका अदालत की रजिस्ट्री में दायर की गई है और रजिस्ट्री द्वारा पारित होने के बाद ये सुनवाई के लिए संबंधित पीठ के सामने होगी। याचिका में 1991 और 1958 में बने कानूनों को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किए जाने की मांग की गई है। इन्हीं कानूनों के तहत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला और ताजमहल के लाल किले आदि इमारतों को ऐतिहासिक इमारत घोषित किया गया था। इसमें केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। अगर हम जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहाँ व्यवस्था पता चल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी,
जो चीजें हो, वो जो सच्ची बातें हैं, जो फैक्ट हैं, वो हमारे सामने आने चाहिए। याचिका में ये भी दावा किया गया है कि माना जाता है कि ताजमहल के बंद दरवाजों के भीतर भगवान शिव का मंदिर है। याचिका में अयोध्या के जगत गुरु परमहंस के वहां जाने और उन्हें भगवा वस्त्रों के कारण रोके जाने संबंधी हालिया विवाद का भी जिक्र किया गया है। ये याचिका अयोध्या निवासी डॉक्टर रजनीश सिंह ने अपने वकीलों राम प्रकाश शुक्ला और रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर की है। उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या में इस समय मंदिर निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 की शुरुआत में इस मंदिर का उद्घाटन हो सकेगा और इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इस बीच योगी सरकार अयोध्या की ब्रांडिंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम योगी ने अपने अयोध्या दौरे के दौरान 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की थी। सरकार ने अब तय किया है कि भविष्य में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को सरयू नदी के तट पर विकसित होने वाले रिवर फ्रंट पर सैर का आनंद लेने का भी अवसर मिलेगा। ये रिवर फ्रंट ठीक उसी तरह बनाया गया है जिस तरह लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बनाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंदिर नगर में 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को रिवर फ्रंट परियोजनाओं के विकास कार्यों को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। सीएम ने अधिकारियों को अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा का सख्ती से पालन करने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सरकार के पहले 100 दिनों के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाए। केंद्र सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी आज से 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में रहेंगी। अमेठी जाने के दौरान लखनऊ पहुंची स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम योगी से मुलाकात के बाद वो सड़क मार्ग से अमेठी रवाना हो गई। स्मृति ईरानी लंबे समय बाद अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंची है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिन के दौरे पर हैं। राजधानी लखनऊ पहुंच के एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची और सीएम योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं जो अमेठी का जो विकास मॉडल है उसको लेकर जरूर चर्चा हुई है, क्योंकि अब 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारियों में भी भारतीय जनता पार्टी लग गई है। तो लगभग 1 घंटे की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से स्मृति ईरानी ने की है और अब वो अमेठी जा रही हैं। आज और कल 2 दिन रहेंगे और कल 3 बजे के बाद वो वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगी। स्मृति ईरानी 2 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। इसके साथ ही जन चौपाल में भी हिस्सा लेंगी। स्मृति ईरानी जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगी। उनका आज का पहला कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे जगदीशपुर की ग्राम पंचायत दिछौली में था। यहाँ पर उन्होंने जन चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने करीब 3:30 बजे मुसाफिर खाना की ग्राम पंचायत दादर के जन चौपाल में हिस्सा लिया। आज का रात्रि विश्राम वो HL गेस्ट हाउस मुंशीगंज में करेंगी। समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर से सपा विधायक आजम खान के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि मामले में 137 दिनों बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे। अदालत इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को भी फैसला नहीं हो पाया था। शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 घंटे तक दोनों तरफ से बहस हुई। दोपहर बाद हुई बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से ईडी की पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी भी ईडी दफ्तर में हैं। ईडी के दफ्तर में तीनों मौजूद हैं। 2 घंटे से ईडी की टीम अफजाल अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मुकदमे में बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं अफजाल अंसारी। मुख्तार अंसारी के भाई गाजियापुर से लोकसभा के सांसद हैं अफजाल अंसारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। 2 घंटे का लंबा वक्त बीत चुका है। 2 घंटे के लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद भी
अभी तक ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कई अहम सवाल जिनका जवाब अफजाल अंसारी दे रहे हैं। किस तरह की गहमा-गहमी है, जानने समझने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, किस तरह की गहमा-गहमी देखने को मिल रही है और क्या अपडेट है? 2 घंटे से पूछताछ हो रही है। देखिए, बिल्कुल अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी की, वो पहुंचे हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा जो अब्बास अंसारी है, मऊ सदर से विधायक है, वो भी यहां पर पहुंचा है। उसके अलावा उमर अंसारी ये भी पहुंचे हैं। ईडी ने इन तीनों को तलब किया था क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुख्तार अंसारी समेत उनके परिवार के और उनके कई गुर्गों के खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज है, ईडी ने दर्ज किया है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की जो जांच पड़ताल है वो लगातार चल रही है। इसी मामले में अफजाल अंसारी जो है गाजीपुर के सांसद है, उनको ईडी तलब किया था और आज वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। करीब 2 बजे के आसपास वो प्रयागराज के ईडी जो कार्यालय है, जो दफ्तर है, वहां पर पहुंचे और उनका जो बयान है वो पिछले करीब 2 घंटे से लगातार दर्ज हो रहा है। पूछताछ का जो सिलसिला है ईडी की जो टीम है वो लगातार कर रही है। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे फिलहाल अभी कार्यालय से, दफ्तर से बाहर हैं क्योंकि अभी अफजाल अंसारी का ही बयान चल रहा है। अफजाल अंसारी के बाद माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि आज ही मुख्तार के दोनों बेटों का भी बयान दर्ज हो। जो मऊ सदर से विधायक है अब्बास अंसारी, जो पिछले दिनों धमकाने का चुनाव के दरमियान एक मामला भी दर्ज हुआ था, हालांकि उस मामले में उसको हाईकोर्ट से राहत मिली, तो वो भी पहुंचा है। इसके अलावा छोटा बेटा मुख्तार अंसारी का उमर अंसारी वो भी पहुंचा है। गहमा-गहमी के हालात हैं। मुख्तार अंसारी के तमाम करीबी जो है वो भी एक तरीके से एक्टिव यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि ईडी की जो टीम है अफजाल अंसारी से लगातार सवाल जवाब कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, क्योंकि बड़ा मामला होता है। तमाम भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम करप्शन के, तमाम अवैध संपत्तियों से जुड़े मामलों और यही बड़ी वजह है कि पूछताछ ईडी की लगातार जारी है। देखना होगा क्या अपडेट बाद में निकलकर सामने आता है। चलिए, फिलहाल गुफरान जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। पूछताछ लगातार जारी है। अफजाल अंसारी से 2 घंटे बीत चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी कमर कसते हुए काम शुरू कर दिया है। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन को कोई सफलता न मिल पाने के बाद अब राजभर बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। ओपी राजभर ने दावा करते हुए कहा है कि वो सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाएंगे। राजभर ने बताया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सभी विपक्षी दल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का साथ निभाएंगे। राजभर ने कहा कि हम सभी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो विरोधी पार्टियों का गठबंधन तैयार किया गया है वो वैसा ही रहेगा। चंदौली के मनराजपुर गांव में दबिश के दौरान युवती की मौत का आरोप पुलिस पर है और इस आरोप के साए में विपक्ष पुलिस के बहाने योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चंदौली में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उसे इंसाफ दिलाने की बात कही। ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को सुधार दूंगा, तो मैं जानना चाहता हूँ ये सरकार जो बुलडोजर लेकर के घूम रही है, बताइए ललितपुर के थाने पे बुलडोजर कब चलेगा? और इस जगह पर जिन पुलिस के लोगों ने जान ली है बेटी की, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए आगे बढ़े और कहा कि उन्हें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है और पुलिस थानों में दलाली का सेंसेक्स बढ़ चुका है, लिहाजा इंसाफ का दूसरा पैमाना तय हो। अपने जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए और जनप्रतिनिधि के दबाव में किसकी पोस्टिंग होनी है, किसको कहां बैठाना है, किसको कहां फंसाना है, किसको किस जांच में ले जाना है, ये तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार अपना रही है। उसके गले पे जो निशान आया है, तो क्या हैंगिंग करने वाला ये अपने निशान खुद मार लेगा? इसलिए इनकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव वाराणसी जिला जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से भी मिले। सरकार पर अखिलेश के हमलों का बीजेपी भी भरपूर जवाब देने में जुटी है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के कार्यक्रम में धमाका हो गया। धमाके की आवाज सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद कई सीनियर अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि धमाका देसी बम से हुआ था। सांसद महेश शर्मा जेवर कस्बे में दाऊजी मंदिर पर साप्ताहिक भागवत कथा के समापन समारोह में पहुंचे थे। समापन समारोह के मौके पर वो भाषण दे रहे थे कि इसी बीच धमाका हुआ।
बताया जा रहा है कि सांसद जिस टेंट के नीचे खड़े होकर भाषण दे रहे थे उसके ऊपर देसी बम फट गया। बम फटने के बाद थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक भागवत कथा के समापन के समय आतिशबाजी के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया था जो आतिशबाजी कर रहा था। उसी दौरान एक देसी बम का गोला टेंट पर गिरकर फट गया, जिसके बाद ये अफरा तफरी मची। संदिग्ध गतिविधियों के चलते सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आए बांग्लादेशी छात्र तलहा ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तलहा से यूपी एटीएस को कई अहम जानकारियां भी मिली हैं, जिसके बाद अब एटीएस ने तलहा के साथी अब्दुल्ला की तलाश शुरू कर दी है। जमाते उल मुजाहिदीन के संपर्क में था तालुक तलहादार। इसके पहले भी कई सारे कनेक्शन सामने आए थे, जिसको लेकर अब एटीएफ जांच कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ साथ कई और देशों के संपर्क में भी था, यानी विदेशी कनेक्शन निकलकर सामने आया, जिसको लेकर एटीएफ लगातार जांच कर रही है। आपको याद 29 अप्रैल को देवबंद से गिरफ्तार हुए तलहा ने कई अहम राज फाश किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध तलहा जिहादी साहित्य पढ़ने का शौकीन था। बताया जा रहा है कि एटीएस को उसके पास से बांग्ला में लिखा जिहादी साहित्य मिला है। साथ ही बांग्ला में लिखे 4 रजिस्टर भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध तलहा जिहाद से जुड़े वीडियो भी देखता था। पूछताछ में तलहा ने बताया कि अब्दुल्ला नाम का साथी उसे जिहादी वीडियो भेजता था। अब्दुल्ला ने टेलीग्राम चैनल के 4 से 5 लिंक भेजे थे। इससे वो ऐसे ग्रुपों में जुड़ गया था जहां जिहादी वीडियो आते रहते थे। अब्दुल्ला ने ही तलहा को सेफ ब्राउजिंग और वीपीएन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी थी। देवबंद से गिरफ्तार तालुकदार तलहा ने एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तालुकदार के पास से 4 बांग्लादेशी भाषा में रजिस्टर बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि वो टेलीग्राम के जरिए बात करता था और कई सारे जिहादी वीडियो तालुकदार के पास आए थे, जिसे वो देखा करता था। तलहा के चौंकाने वाले खुलासे के आधार पर एटीएस अब अब्दुल्ला की तलाश में जुटी है। उधर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद का कहना है कि हिंदुस्तान के लोगों को आतंक की भट्टी में झोंकने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से इस पे गंभीर है। उनको निर्देशित किया गया है कि वो हर चीज के हर पहलू की जांच करें और जड़ पे जाके हमको जड़ पे हिट करना है कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। उनको चिन्हित करना, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। फिलहाल तलहा से बरामद रजिस्टरों का अनुवाद किया जा रहा है। साथ ही उससे बरामद मोबाइल का डाटा रिकवर के लिए एफएसएल भेजा गया है। एटीएस को उम्मीद है कि तलहा के मोबाइल से और भी कई खुलासे सामने आएंगे, जिससे दहशत के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाराबंकी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत और समर्थकों की दबंगी देखने को मिली। दरअसल राकेश टिकैत किसान नेता मुकेश सिंह की पुण्यतिथि में शामिल होने बाराबंकी पहुंचे थे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने समर्थकों के साथ एक लंबा जुलूस निकाला। ये जुलूस 1 किलोमीटर लंबा था। इस दौरान राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ स्कूटर बजाते हुए निकल रहे थे। राकेश टिकैत के इस काफिले में मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस को देखने के बाद भी किसान नेताओं ने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया और एम्बुलेंस इस काफिले में घंटों तक फंसी रही। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले में टिकैत के समर्थक स्कूटर बजती गाड़ियों से निकल रहे थे। इस दौरान समर्थक गाड़ी से बाहर निकलकर सेल्फी लेते हुए आगे जा रहे थे। वहीं पुलिस भी इस दौरान मूक दर्शक बनी खड़ी रही। बताया जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत बाराबंकी में किसान नेता मुकेश की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए जा रहे थे।